Hello students, today we will read chapter number 3 History the Delhi Sultanate मीन दिल्ली के सुल्तान। जैसा कि आपको पता था कि जो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लास्ट किंग थे जो दिल्ली की सीट को संभाला था, फिर मोहम्मद गौरी ने उसने आक्रमण करके उनको मार दिया था सेकंड बैटल ऑफ तैरेन में। जो उनका सेकंड बैटल ऑफ तैरेन था उसके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार करके और दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ गया था। यहीं से टर्किश रूल स्टार्ट हुआ और ये लोग क्या लेकर के आए, एक रिलीजियस लेकर के आए, इस्लाम को। फिर उन्होंने अपने जब अपना रिलीजियस लेकर के आता है तो अपना सब करता है, उन्होंने मॉस्क बनवाए और गार्डन्स वगैरह इस्टेब्लिश किए। तो टर्किश रूल इन इंडिया, यहाँ से यहाँ तक देखिए कौन कौन से टर्किश रूल इंडिया में उन्होंने शासन किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद एंड बलबन। जो लास्ट शासक था वो बलबन था टर्किश रूल का। ये इस डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये स्लैब थे। मामलुक में स्लैब, ये किसी राजा का बेटा राजा नहीं हुआ, वो एक स्लैब डायनेस्टी भी बोला गया। मोहम्मद गौरी डाइड। अब मोहम्मद गौरी 1206 में मार दिया गया था। तो लेफ्ट द टेरिटरीज इन द हैंड्स ऑफ द टर्किश स्लेव्स। तो ये जो टेरिटरी थी, ये राज थी जो टर्किश के हाथों में चला गया। दिल्ली रीजन वाज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक फाउंडेड लाइक द मामलुक डायनेस्टी। मामलुक में स्लैब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक किया, 1206 से 1210 तक, सिर्फ 4 साल तक इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार सिचुएटेड है, उसने ही इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो द मामलुक डायनेस्टी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुमिश आया। इल्तुमिश, उसका कोई बेटा नहीं था। इसने 1210 से 1236 सबसे ज्यादा जो राज किया वो इल्तुमिश ने किया। फिर इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1236 से 1239 में सिर्फ 3 साल तक उसने किया। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद एंड बलबन। जो लास्ट टर्किश रूल था वो बलबन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए। ही हैड बीन अ स्लेव, नाउ बिकम अ फ्री मैन। He developed Delhi as an independent seat of power. उसने अपनी इंडिपेंडेंट सीट पावर को दिल्ली में डेवलप किया और एक कुतुब मीनार बनवाई थी। इसीलिए उसने अपने ही नाम पर उस मीनार का नाम क्या रख दिया, कुतुब मीनार। इल्तुमिश, इसका कब हुआ था? इल्तुमिश का 1210 से 36 ईस्वी। सबसे ज्यादा जो इसने रूल किया वो इल्तुमिश ने ही रूल किया। We learn about this rule through the book तबाकत आनशीरी written by मिनाज अस-सिराज। तो इसके बारे में, इल्तुमिश के बारे में हम एक बुक लिखी थी मिनाज अस-सिराज ने, उससे पता चलता है कि ये कैसा था, इसके क्या एक्शंस थे। इल्तुमिश तो डिफीटेड द राजपूत रूलर्स ऑफ ग्वालियर एंड रणथंबोर। इल्तुमिश ने किसको हराया था? राजपूतों को, और जो ग्वालियर और रणथंबोर की रूल को उसको समाप्त कर दिया था, उनको हटा करके इल्तुमिश ने वहां पर शासन किया। इसके अलावा उसने इंक्लूडेड बंगाल, बिहार एंड लाहौर पार्ट ऑफ द सल्तनत। इसके अलावा दिल्ली के अलावा उसने ग्वालियर एंड रणथंबोर के अलावा बंगाल, बिहार, लाहौर, इसमें भी वो अपना सुल्तान बना इल्तुमिश। अब इल्तुमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने 1236 1239 में 3 साल तक ही राज किया। क्योंकि वो एक लेडीज थी और जो नोबल्स थे उस कोर्ट के, उस रेन के, तो उनको वो पसंद नहीं करते थे कि एक लेडीज या एक वुमेन कैसे सुल्तान बन गई। तो रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तुमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। द ओनली वुमेन रूलर ऑफ द सल्तनेट, दिल्ली सल्तनेट।
इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द किंगडम, उसने भी लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया, कानून व्यवस्था को। लेकिन वो किसके द्वारा मारी गई? वॉज किल्ड बाय द नोबल्स और द चहलगानी, जो वहां पे रईस और ये चहलगानी था, उसने रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा के उसको मार दिया। यहाँ पर टर्किश रूल पे रजिया सुल्तान। उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन, ये चौथा शासक था, सिर्फ 5 ही हुए हैं, ये 5वां था गयासुद्दीन बलबन। तो जो रजिया सुल्तान का भाई था वो थोड़ा इमैच्योर था, उसको इतनी नॉलेज राज करने की या सल्तनत चलाने की नहीं थी। तो नसरुद्दीन महमूद was the brother of रजिया but he was a puppet in the hands of बलबन। वो क्या था? पपेट मीन्स कठपुतली था, किसके हाथों की? बलबन के हाथों की, इसलिए वो ज्यादा शासन नहीं कर पाया नसरुद्दीन महमूद। फिर उसने बलबन ने कंट्रोल किया गंगा, यमुना, दाहोद एंड अवध को। बलबन के द्वारा ये गंगा, यमुना, दाहोद और अवध को इसने कंट्रोल किया, गयासुद्दीन बलबन ने। He set up an efficient spy system to ensure that everyone was loyal to him. उसने ही एक स्पाई सेटअप में जासूसी प्रक्रिया को शुरू किया ताकि वहां पर सब लोग एक लॉयल्टी अपना दिखाए, ईमानदारी से अपने काम करें। गयासुद्दीन बलबन। He also increased the power and prestige of the monarch by introducing ceremonies like prostration before the monarch. Balban died 1287 and his successor were weak and incompetent. जो उसका सक्सेसर था, जो आगे बढ़ाने वाला था, वो कमजोर था, वो इतना ज्यादा उसको इमैच्योर था। The throne of Delhi was captured by a noble called जलालुद्दीन खिलजी। तो अब दिल्ली की जो पावर थी वो किसके हाथों में चली गई? जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ से जलालुद्दीन, जो ये खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। अब ये टर्किश जो डायनेस्टी थी, मामलुक डायनेस्टी थी, स्लैब या उसको स्लैब डायनेस्टी भी बोलते हैं, इसका अंत डिक्लाइन हो गया। अब ये पावर, दिल्ली की पावर किसके हाथों में चली गई थी? जलालुद्दीन खिलजी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा पद्मावत पिक्चर में, जो अलाउद्दीन खिलजी का अंकल था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी उसको मार करके खुद पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब आइए अब खिलजी डायनेस्टी। तो द खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, मीन्स 6 साल तक ही उसने अपना कंट्रोल किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 96 से 1316 तक इसने सबसे ज्यादा कंट्रोल किया। अलाउद्दीन खिलजी का अंकल था जलालुद्दीन खिलजी, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार करके अपनी पावर हाथ में ले ली थी। अलाउद्दीन खिलजी सभी ने देखा होगा, उसमें पद्मावत की मूवी में इसने 1296 से 1316 तक इसने अपने कंट्रोल किया दिल्ली की पावर को। तो जलालुद्दीन खिलजी ही वॉज ए वीक रूलर। जलालुद्दीन खिलजी वॉज ए वीक रूलर, वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन हु वर गवर्नर ऑफ अवध। किसके द्वारा मारा गया था? अपने भतीजे के द्वारा। कौन सा भतीजा था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा, जो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने ही कंट्रोल किया। He established a fairly large empire by conquer गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ एंड जालोर। तो इसने सबसे ज्यादा अपने राज्य को एक्सटेंड किया। इसने दिल्ली के अलावा, ये सब लोग दिल्ली पर ही अपना शासन दिखाते थे क्योंकि वो एक इकोनॉमिक कैपिटल थी, मीन्स वहीं पर सारा जो ट्रेडिंग वगैरह होती थी सब दिल्ली में होती थी। इसलिए दिल्ली की पावर को कंट्रोल करने के लिए राज्य जो वो थे वो करते रहते थे, एक दूसरे से को हटाने के लिए, दिल्ली की पावर को संभालने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ही एस्टैब्लिश ए वेरी लार्ज एम्पायर बाय कॉन्क्वर गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ एंड जालोर तक उसने, दिल्ली के अलावा उसने इन राज्यों को भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ड्यूरिंग हिज रीजन ही आल्सो क्रॉस द डेक्कन
एंड द विंध्याज। अपने इस रीजन, अपने इन राज्यों के अलावा उसने फिर डेक्कन में भी प्रवेश कर दिया था, विंध्याज और डेक्कन एंड द विंध्याज। Alauddin invaded Devagiri in the Deccan. The campaign was led by the trusted general Malik Kafur. Devagiri was easily defeated and annexed. As a result, Malik Kafur was given the charge of all the southern campaigns. His armies went on the Subdun, Warangal and the Hoysala kingdom. The campaign earned the Sultanate a huge booty. Alauddin did not bring all these territories under his direct control. These rulers accepted him as their superior and paid tribute to him. जो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो एक बहुत पावरफुल रूलर था और वो अपनी जो टेरिटरी थी वो अपने ही कंट्रोल में रखना चाहता था, किसी को वो देने की उसमें नहीं था, वो देना नहीं चाहता था। अब देखिए यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, अंत हो जाता है। उसके बाद कौन संभालता है? तुगलक डायनेस्टी आती है। ये कब से कब लेता है तुगलक डायनेस्टी? 1320 से लेकर के 1388 तक राज किया था इन लोगों ने, इतने साल तक तुगलक डायनेस्टी ने। तो जो उसका मेन जो तुगलक डायनेस्टी का था वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो केस स्टडी द तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक। इसने कब से कब तक राज्य किया? 1320 से 1324 तक। तो गयासुद्दीन तुगलक इम्प्रूव द स्टेट्स फाइनेंस। इसने स्टेट की जो फाइनेंस प्रॉब्लम्स थी उसको इम्प्रूव किया, उसको सुधारा, उसमें उसने इम्प्रूव दिखाया। इनकरेज एग्रीकल्चर, और उसने एग्रीकल्चर को, कृषि को भी बढ़ावा दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इंक्रीज लैंड अंडर कल्टीवेशन, और लैंड को उसने इंक्रीज किया। किसके लिए ज्यादा बढ़ाया? कल्टीवेशन के लिए, मीन्स खेती बाड़ी के लिए। ही आल्सो एडेड तेलंगाना, जाजनगर एंड बंगाल टू हिज किंगडम। ही डाइड इन 1324 and was succeeded by his son महमूद बिन तुगलक। और इस डायनेस्टी में उसके बेटे महमूद बिन तुगलक ने उसको राज को आगे बढ़ाया, उसकी गद्दी को, पावर को संभाला गयासुद्दीन तुगलक की। और इसने तेलंगाना, जाजनगर और बंगाल को भी अपने राज में शामिल कर लिया था। महमूद बिन तुगलक, जो महमूद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो कितने समय का था? 1324 से लेकर के 1351 तक उसने अपना शासन किया। तो गयासुद्दीन महमूद बिन तुगलक, ही वॉज ए ब्रिलियंट स्कॉलर। जो इस तुगलक डायनेस्टी में था, जो महमूद बिन तुगलक सबसे ज्यादा ब्रिलियंट था। महमूद बिन तुगलक का देखिए पूरा, ही वॉज ए ब्रिलियंट स्कॉलर एंड क्वेश्चन द priests. He annexed Orissa and the Bengal region. He also captured Humayun. अब उसने कहां से कहां तक बढ़ाया अपना? पहले उसके फादर ने कंट्रोल किया, फिर उसके उसने ये क्योंकि ब्रिलियंट था तो वो और ज्यादा अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था। तो उसने उड़ीसा और बंगाल रीजन को भी अपने कैप्चर कर लिया, और बंगाल उड़ीसा के अलावा उसने हुमायूं को भी कैप्चर कर लिया था। He shifted the capital from Delhi to Daulatabad. He also issued copper coins called token currency that was the same value as gold and silver coins. This resulted in many problems. अब उसने कैपिटल उसने दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद उसने शिफ्ट कर दी थी, और उसने कॉपर्स के जो कॉइन्स थे उसने वो टोकन करेंसी के हिसाब से उसने इशू किए, जिसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर के बराबर ही थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि किसका सन था? ही वॉज द सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। अनदर एक्सपेरिमेंट दैट द सुल्तान इंट्रोड्यूस, टोकन करेंसी किसने स्टार्ट की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
कौन किसकी? कॉपर एंड कुड बी एक्सचेंज विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द ट्रेजरी. हाउएवर पीपल बिगिन फॉरेन द कॉपर come in large numbers of exchange, hence the token currency system was abandoned. When Muhammad bin Tughlaq died in, जब मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो द एम्पायर वॉज ऑन द वे टू इट्स कोलैप्स. ड्यूरिंग हिज reign, many revolts had taken place in different areas. The size of the empire was so big that he was unable to control its. Communication was also poor. अब इसका जो राज था, जो इसका एम्पायर था, वो बहुत बड़ा था, बहुत इसने ज्यादा बढ़ा दिया था. Though the Sultan had a visionary outlook, he failed to ensure proper execution of his ideas. He was succeeded by his cousin फिरोज शाह तुगलक. कजिन इसका मीन्स चचेरा, जो चचेरा भाई था उसने इसके अब कंट्रोल किया, इसके रेन को जिसने बढ़ाया था, अपना एक्सटेंड किया था. फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक ने जो राज किया 1351 से लेकर के 1388 तक. अब ये कौन था? हु वाज फिरोज शाह तुगलक? इसका चचेरा भाई था गयासुद्दीन तुगलक का. तो हिज रूल वाज पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड. ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद. इसने अपने ही नाम पे, फिरोजाबाद जो एक सिटी थी, उसने अपने ही नाम पे उस सिटी का नाम क्या रख दिया था? फिरोजाबाद, जो इस समय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में. ही बुल्ट ओवर 300 टाउन्स एंड द 5 कैनाल्स. इसने, और ये बहुत ही, ये भी बहुत, जो फिरोज शाह तुगलक था ये भी बहुत ब्रिलियंट था, और इसने 300 टाउन्स और 5 कैनाल्स को बनवाया था. हिंदूज टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. ही आल्सो ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली. और ये अशोकन पिलर्स को दिल्ली में ये लाया था. कौन? मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक. अब देखिए, अब फिरोज शाह तुगलक जो था ये लास्ट सल्तनत था दिल्ली का, मीन्स तुगलक डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर था फिरोज शाह तुगलक. अब इसमें आर्मी कैसी होती थी? एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत. उस सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? जो सुल्तान होता था वो क्या करता था? प्रोटेक्टर ऑफ द सल्तनत, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. वो अपनी आर्मी को, कमांडर इन चीफ होता था, आर्मी का कमांडर होता था, और अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करता था, मीन्स इनेमियों से, शत्रुओं से बचाता था. जो वाजिर होता था वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ इनकम का, वजीर जिसको वजीर बोलते हैं, वो इनकम का मंत्री होता था, इनकम का इंचार्ज होता था, मीन्स सारी जो फाइनेंशियल थी वो वजीर संभालता था. एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू का भी, टैक्स का भी कलेक्शन करता था, कलेक्ट करता था. अरीज आई मुमालिक इंचार्ज ऑफ द आर्मी, वो आर्मी का इंचार्ज होता था. अरीज आ मुमालिक आर्मी का इंचार्ज होता था. फिर चीफ काजी हेड ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट होता था, जो चीफ काजी बोलते हैं मुस्लिम्स में, इस्लाम में काजी होते हैं, वो जस्टिस मीन्स न्याय व्यवस्था को देखते थे. न्याय. आमिर हाजिर मास्टर ऑफ शेयर मनी, वो शेयर मनी को परफॉर्म करता था. जो भी सल्तनत में उनके रूल में, शासन में जो भी शेयर मनी परफॉर्म की जाती थी वो किसके थ्रू परफॉर्म की जाती थी? आमिर हाजिब. वकील आइदार इंचार्ज ऑफ द सुल्तान्स हाउस होल्ड एंड पैलेस गार्ड्स. वो जो हाउस होल्ड, वो पैलेस होते थे जो सुल्तानों के महल, तो उनकी गार्ड का इंचार्ज होते थे. आमिर हाजिब नहीं, वकील आदार. और क्या काम था उसका? ही आल्सो सुपरवाइज द वर्कशॉप्स दैट प्रोड्यूस क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स फॉर द रॉयल हाउस होल्ड. खान, मलिक एंड आमिर, ये जो 3 रैंकिंग कास्ट थी, ये सबसे रईस माने जाते, मीन्स नोबल्स मीन्स रईस होते थे. खान, मलिक एंड आमिर.
विद द खान्स रैंकिंग द हायर, जिसमें से उनमें तीनों में से जो खान की रैंकिंग होती थी वो सबसे हाईएस्ट होती थी। तो खान रैंकिंग द हाईएस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू प्रोटेक्ट द किंगडम एंड द एम्पायर। जो आर्मी का काम था उसका क्या मेन वर्क था, अपने एम्पायर और किंगडम और एम्पायर की उसको प्रोटेक्ट करना, शत्रुओं से प्रोटेक्ट करना। ड्यूरिंग द सल्तनत रूल देयर वाज ए वेव ऑफ अटैक्स फ्रॉम द मंगोल। जब सल्तनत दिल्ली के जो सुल्तान हुए तो मंगोलों का भी अटैक्स शुरू हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी टुक द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दागा एंड चेहरा। आर्मी कंसिस्टेड ऑफ कैवेलरी एंड इन्फेंट्री। कैवेलरी मीन्स घुड़सवारी, घोड़ों की सेना। वहाँ पे हॉर्स कैवेलरी भी होती थी, मीन्स घोड़ों की सेना होती थी। द आर्मी द किंग डिपेंड ऑन इनकम फ्रॉम द लैंड टू पे सैलरी एंड मेंटेन द आर्मी। जो राजा था वो किस पर डिपेंड रहता था, अपने इनकम टैक्स पर, रेवेन्यू पर डिपेंड रहता था, इनकम फ्रॉम द लैंड टू पे सैलरी एंड मेंटेन द आर्मी, और सैलरी आर्मी को सैलरी देता था। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड द प्राइस ऑफ गुड्स सच एज फूड, ग्रेन, सुगर एटसेट्रा सो दैट नो वन would get cheated. One half the produce was to be paid in tax, with this a huge burden on the people. अब उनके में सोसाइटी कैसी होती थी, डिवीजन ऑफ द एम्पायर। ये देखिए, डिवीजन ऑफ द एम्पायर। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस इन सूबा कहते थे, विच वर फर्दर। अब ये सूबा जो होते थे वो आगे डिवाइड हो जाते थे सीक्स में। द सीक्स वर सब डिवाइडेड। अब ये सीक्स जो सब डिवाइडेड हुए वो परगनाज में, विच वर मेड अप ऑफ मैनी विलेज। परगना कहते हैं ना, 24 परगना, ये कितने विलेज होते हैं, जैसे 24 परगना में तो 24 विलेज, तो परगना विलेज। द मुक्ति आर गवर्न वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंस। द सीक वॉज हेडेड बाई ए सिकदर। जो सिख का हेड होता था वो सिकदर होता था, एंड द आमिल वॉज द हेड ऑफ द परगना। और आमिल परगना का हेड होता था और सिकदर सिख का हेड होता था। लैंड लॉर्ड ऑनर्स कॉल्ड पुट्स एंड द हेडमैन ऑफ द मुकादम्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इन द विलेजेस। द जुडिशियरी, द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी। सुल्तान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, सभी हेड होता था। वॉज एडेड बाय लीगल ऑफिसर्स लाइक द काजी अल मामुलिक, द चीफ जज ऑफ द सुल्तान। ये जो काजी होते थे वो मैंने जैसे आपको पहले बताया। फिर द चीफ काजी हेडेड द लीगल सिस्टम एंड हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट। जो काजी होता था वो जो लोअर कोर्ट होती थी उसको सारे मामले वो सुनता था, हियरिंग करता था। Ibn Battuta and Marco traveler who visited the court of Muhammad bin Tughlaq was a qazi in his court for 8 years. जो इब्न बतूता मोरक्को से आया था वो किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। The royal household slaves were an important part of the royal households. It is said that Alauddin Khilji had 50,000 slaves. तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कितने स्लेव्स थे, 50,000। Slaves acted as personal bodyguards and also administration officers. Workshop called कारखाना, वर्कशॉप जो होती थी उनको बोलते थे कारखाना, were set up to meet the needs of the royal household. They nobles called maliks. उन नोबल्स को क्या बोलते हैं, नोबल्स में रईस को क्या बोलते थे, मलिक। दे प्रोड्यूस्ड दे आल्सो मेड फ्रॉम द मिलिट्री। ईच कारखाना हैड सेपरेट अकाउंट्स ऑफिस। इकोनॉमी कैसी होती थी, देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस कंपोर्ट, कई सारे टैक्सेस लिए जाते थे। पीजन मीन्स फार्मर, जैसे खराज, घारी, हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, खराज हाउस लैंड टैक्स को, घारी, इतने सारे टैक्स होते। चाराई कैटल टैक्स बोलते थे,
चौधरी हेड ऑफ द 100 विलेज, 100 विलेजों का जो हेड होता था उसको चौधरी बोला जाता था। द कुट एंड द मुकादम, रेवेन्यू ऑफिसर होते थे कुट एंड मुकादम, वर इन द collecting the revenue until the time of Alauddin Khilji. These officials did not have to pay taxes. और ये लोग होते थे ये टैक्सेस पे नहीं करते थे, did not have to pay tax. Alauddin Khilji introduced strict measures for the collection of revenue, which was fixed at 50%, means आधा. The land had to measure and the tax was fixed according to the yield of the land. वो लैंड पे डिपेंड करता था, उसकी जो खेती होती थी, फार्मिंग होती थी, उस पे डिपेंड करता था कि कितना टैक्स हमको कलेक्ट करना है. The revenue official also had to pay tax. Barani says the Alauddin Khilji was determined that the peasants should not be exploited by the revenue officer. He also fixed the price of every day. उसने फिक्स्ड कर दी थी पूरी प्राइस एक पर डे की, जैसे ऑयल, food, grains, clothes, sugar, for the basic necessity. Shopkeepers were severely punished if the charged higher prices than those fixed by the state. शॉपकीपर्स पर क्या पनिशमेंट लग जाता था अगर वो हायर चार्ज पे करने को कहते थे. सुपरवाइजर कॉल्ड द सहाना, सुपरवाइजर को सहाना कहते थे. केयरफुली मॉनिटर द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, उसका क्या काम था, सुपरवाइज करना, मीन्स देखभाल करना, किसका, मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स का. जो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी था जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल रूलर था. उसके रूल में लॉ एंड ऑर्डर जो की व्यवस्था थी वो बहुत ठीक से थी. मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड न्यू सेसेस, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यू सेसेस को इंट्रोड्यूस किया. सेसेस मीन्स टैक्स. एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. इट इज शेड द these new taxes led to violent rebellions. To promote the agriculture, set up a new ministry and also gave the farmers. Firoz Shah Tughlaq abolished many different kinds of taxes. Society, अब इस रूलिंग में दिल्ली सल्तनत में सोसाइटी कैसी थी, तो नोबल्स फॉर्म द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो नोबल्स होते थे, जो रईस होते थे, वो टॉप मोस्ट होते थे सोसाइटी के. द कास्ट सिस्टम अफेक्टेड द मुस्लिम्स एज वेल एंड क्रिएटेड डिफरेंस विद इन देम. जो कास्ट सिस्टम था वो मुस्लिम्स और एज वेल एज क्रिएटेड डिफरेंस विद इन देम, उनके साथ जो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स होते थे वो डिफरेंस क्रिएट करते थे. स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड. पीजेंट्स लिव्ड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एज दे हैड टू पे हाई टैक्सेस. जो पीजेंट्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, वो अपनी जैसे आम आदमी जैसी लाइफ जीते थे और हाई टैक्स को हाई पे करते थे टैक्स के रूप में. पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय रेवेन्यू ऑफिशियल. और जो कभी कभी फार्मर्स को बहुत टॉर्चर करते थे, जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे उनके द्वारा वो टॉर्चर भी किए जाते थे. मीन जो उनकी सोसाइटी में जो उनकी इमेज थी वो अच्छी नहीं थी, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. अब देखिए, अब इसका ये तुगलक डायनेस्टी का भी अंत हो गया. अब यहाँ पे आ गया इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का आक्रमणकारी. तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ तैमूर का आ गया, तो इस सोसाइटी में इसमें तुगलक डायनेस्टी तैमूर इन्वेजन 1398, जैसे 97 तक ना उसका चला था, 98 तो तैमूर इन्वेजन 1938 में. Death a great blow of the Delhi Sultan. Taimur claimed to be a descendant of Changiz Khan. तैमूर किससे क्लेम करता था कि हम चंगेज खान के वंशज के रूप में. He was the founder of the Timurid dynasty. और वो तैमूर जो था वो टिमुरिड डायनेस्टी का फाउंडर था, किसी की स्थापना करना. In Central Asia, he had heard about the famed wealth of Delhi. उसने इसके बारे में सुना कि दिल्ली में तो बहुत वेल्थ मीन संपदा से भरपूर है. दिल्ली जो है इंडिया एक स्टेट, वो उसमें भी दिल्ली. द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी नसरुद्दीन डिड नथिंग टू रेसिस्ट हिम. thus he sacked and plundered Delhi. Thousands of people were killed and many more were enslaved. On his return, Taimur sacked and plundered Firozabad.
मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा एंड जम्मू। तैमूर ने यहाँ पर सब में अपना कंट्रोल कर लिया था तुगलक डायनेस्टी को हराने के बाद। उसका डिक्लाइन। अब देखिए डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, ऐसे ही ब्रीफ में पढ़िए। द तुगलक डायनेस्टी केम टू एंड इन 1414 में आई थी तुगलक डायनेस्टी। खिजार खान स्टैब्लिश द सैयद खान, जो खिजार खान था उसने सैयद डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, लेकिन ये क्या एक रूलर डायनेस्टी मींस वीक डायनेस्टी थी, कम समय तक ही इसने रूल किया। इट वॉज ए वीक डायनेस्टी एंड वॉज ओवरथ्रोन बाय बहलोल लोदी। ये एक वीक डायनेस्टी थी और बहलोल लोदी द्वारा इसको पलट दिया गया, मींस इसको ओवरथ्रोन कर दिया गया, मींस ओवररूल कर दिया। द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर। अब देखिए इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने 1526। तभी से मुगल एम्पायर, तब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया, फिर मुगल एम्पायर आ गया। जो किसने फाउंडर था मुगल एम्पायर का? बाबर था। तो इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। बाबर ने उसको इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। which led to the decline of the Delhi Sultanate and the establishment of the Mughal Empire। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? अंत हो गया। और कौन सी सल्तनत, अब कौन सा एम्पायर आ गया था? मुगल एम्पायर। ये और कौन लाया था इसको? बाबर लाया था। इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल सब एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था 1500 में। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द ममलुक डायनेस्टी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो ममलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन से थे? जलालुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। द चीफ जज ड्यूरिंग द सल्तनत वाज कॉल्ड काजी इल मुमालिक। In 1398 दिल्ली was invaded by तैमूर। 1398 में दिल्ली को किसने आक्रमण कर दिया था? तैमूर।